हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंडोर्समेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी लेंगे। तो ये आपके एलएलबी एग्जाम के लिए और एलएलबी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम लग सकता है। तो एंडोर्समेंट क्या है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? आपको सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जिसके अंदर मेनली प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का समावेश होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। Promissory note, bill of exchange and checks are the main part of the negotiable instrument. So in this case we will learn about the endorsement, what is endorsement and how and when it is made and how it is considered. तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि कोई भी negotiable instrument, any of the negotiable instrument act, when you want to transfer it one to the another, if you want to transfer it to the another person on that particular instrument, if you write on its face of the page or back side of the page marking that person for transfer, that is a endorser. You have done the endorser. So who has done, he is a endorser, and from whom you have done, it is a endorsee. ठीक है, it is covered under section 15 अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये कवर किया जाता है। बराबर। तो अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। एंडोर्समेंट के कौन कौन से टाइप है। तो फर्स्ट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट दैट डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एंडोर्सी। जैसे कि कोई भी पेपर पे आपने ब्लैंक में सिर्फ साइन कर दिया, ओनली यू हैव साइंड इट और यू हैव नॉट स्पेसिफाई एनी अदर पर्सनस नेम, तो दैट इज कॉल्ड ए ब्लैंक एंडोर्समेंट। वो किसी कोई भी इसको साइन ऑन द एंडोर्समेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्ड, कोई एडिशनल वर्ड के बिना अगर आपने उसको ट्रांसफर में साइन कर दिया तो दैट कैन बी ट्रांसफर टू एनी वन विदाउट, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट इज़ अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। उसके बाद स्पेशल एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट दैट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एंडोर्सी। तो इसमें ऐसा है जिस आप जिसको ट्रांसफ़र करने वाले हो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपने उसका स्पेसिफिकली नाम लिखा है तो दैट इज़ अ स्पेशल एंडोर्समेंट। द एग्जांपल है पे टू रोहन, साइन बाय एंडोर्सर, एंडोर्सर ने साइन करके लिखा है कि पे टू रोहन, तो इट इज़ अ स्पेशल एंडोर्समेंट। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपने उसको इंस्ट्रूमेंट, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र किया, पर वो फिर फर्दर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसका रिस्ट्रिक्शन इसमें आ जाता है। जैसे कि आपने उसमें लिखा है पे टू रोहन फॉर कलेक्शन ओनली, तो इट इज़ अ नाउ रिस्ट्रिक्टेड। वो इंस्ट्रूमेंट लेके सिर्फ रोहन ही जा सकता है, रोहन को ही उसके अगेंस्ट में वैल्यू मिल सकती है, तो दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। दूसरा है कंडीशनल एंडोर्समेंट, एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट दैट मेक्स द पेमेंट कंडीशन। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या करता है, आपको एक कंडीशन दिखा जाता है, जैसे कि हम लेते पे टू रोहन इफ़ ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और आप साइन करते हो तो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपने इसके में लिख दिया है कि पे टू रोहन व्हेन ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड देन ओनली रोहन इज एप्लीकेबल टू टेक दैट इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज ही कैन नॉट टेक इट। नेक्स्ट इज partial endorsement, the endorsement that transfer only a part of the endorsement's value. For example, pay 5,000 to Rohan out of 10,000 and signed by the endorser. अगर आप कोई एंडोर्समेंट, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख या आगे या फेस में लिख देते हो कि भाई मैं जो आपका इंस्ट्रूमेंट 10,000 रुपीज़ का है, आप लिखते हो कि ओनली पे 5,000 टू दिस पर्सन, तो उसको बोलते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। तो हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ एंडोर्समेंट, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एंडोर्समेंट। तो फर्स्ट इज अ मस्ट बी इन रिटर्न, एंडोर्समेंट मस्ट बी इन रिटर्न on the instrument itself or on the separate paper attached to it। तो सेक्शन 15 के अनुसार आप देखेंगे तो एंडोर्समेंट में जो भी आप किसी को भी एंडोर्समेंट कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर वो लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर या फिर सेपरेटली कोई पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए जो उसके साथ अटैच होना चाहिए। मस्ट बी साइंड, यानी एंडोर्समेंट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर, एंडोर्सर का उसमें साइन होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट बी क्लियर एंड ambiguous, the endorsement must be clearly indicate the intention to transfer the instrument, उसमें क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। मस्ट बी मेड बाय द होल्डर, जो भी होल्डर है उसी से ही वो लिखा जाना चाहिए, होल्डर कैन ओनली दैट राइट ऑन दैट। पांचवा है मस्ट बी मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर, द एंडोर्समेंट मस्ट बी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एंडोर्सी और टू बी मेड टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, तो उसमें स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्डर लिखा होना ज़रूरी है। मस्ट नॉट बी कंडीशनल, तो एंडोर्समेंट कैन नॉट बी ए कंडीशनल, तो जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा तो कोई भी कंडीशनल एंडोर्समेंट कैन नॉट बी ए एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कैन नॉट बी मेड कंडीशनल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के लिए कोई भी एंडोर्समेंट में आप कंडीशन नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 17। मस्ट नॉट बी पार्शियल, द एंडोर्समेंट कैन नॉट बी मेड of the part of the instrument value except the case of the principal partial endorsement। पार्शियल एंडोर्समेंट के केस के अलावा कोई भी केस में आप आपका एंडोर्समेंट पार्शियल एंडोर्समेंट कर नहीं सकते। सेक्शन 18 इसके बारे में दिखाता है। एफर्ट्स ऑफ एंडोर्समेंट, अब हम इसके बारे में देखते हैं। एफर्ट्स ऑफ एंडोर्समेंट,
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। एंडोर्समेंट ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एंडोर्सर टू द एंडोर्सी। एंडोर्सर से एंडोर्सी को आपका इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र होता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। दूसरा है राइट ऑफ द एंडोर्सी। द एंडोर्सी एक्वायर्ड द सम राइट्स एज द ओरिजिनल पे। एंडोर्सी के पास कुछ राइट्स ऐसे रहते हैं बिकॉज देयर इज द ओरिजिनल पे। लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर, द एंडोर्सर रिमेन लायबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट अंटिल इट इज़ पेड और डिस्चार्ज। जब तक वो पे नहीं होता तो उसकी लायबिलिटी एंडोर्सी के अंडर में रहती है। चेन ऑफ एंडोर्समेंट, द एंडोर्समेंट कैन नॉट बी मेड इन अ चेन विद द ईच एंडोर्सर ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू द नेक्स्ट एंडोर्सी। वो चेन के रूप में नहीं, जैसे आज मैंने एक ए ने एंडोर्समेंट बी को लिखा, बी ने फिर उसको सी को लिखा, इस तरह चेन एंडोर्समेंट नहीं हो सकता। नेगोशिएबिलिटी, एंडोर्समेंट डज नॉट अफेक्ट द नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पे जो बेसिक राइट है नेगोशिएबिलिटी पे, उस पर एंडोर्समेंट कोई इम्पैक्ट करता नहीं है, वो सेम ही रहता है। प्रायोरिटी, द एंडोर्सी हैज़ प्रायोरिटी ओवर द एंडोर्सर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो एंडोर्सी जिसको हमने ट्रांसफ़र किया है उसको पूरे राइट से एंडोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्यूट फाइल करने के लिए। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, एंडोर्समेंट डज नॉट डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर और एक्सेप्टर, कोई भी लायबिलिटी वो नहीं करता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, देखो ब्लैंक एडजस्टमेंट कन्वर्ट इनटू इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बैरियर इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिक एंडोर्समेंट ट्रांसफर ओनरशिप टू द स्पेसिफाइड एंडोर्सी। Restrictive endorsement restricts the future further negotiation of the instrument. Conditional endorsement makes the payment on condition. Partial endorsement transfer only a part of the instrument and value. अब negotiable instrument act में for endorsement there are these rules are available. The section 15 for the endorsement, section 16 kind of endorsement, section 17 effect of endorsement, section 18 endorser's liability. तो ये सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो एंडोर्समेंट के बारे में बताता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कीप इन ऑन माय चैनल। यू कैन कमेंट फॉर द एनी अदर टॉपिक इफ़ यू वांट टू लर्न। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी